हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। आज हम 11th क्लास के उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जो लास्ट टर्म पर चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। वो चैप्टर था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, और उसमें आपको इनडायरेक्ट मेथड्स कहना चाहिए फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस, उनके मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, और एक मेथड और उसके दो पार्ट्स बताए थे जिसका नाम था ट्रायंगुलेशन मेथड, जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड था जिससे आपने किसी टावर की हाइट फाइंड आउट की थी। अब आज आपको और कुछ नए इनडायरेक्ट मेथड्स बताते हैं। तो ये हैं आपके सामने पहले आज के दो नए मेथड्स। चैप्टर आप देख ही रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, जिसमें से आज का पहला मेथड जो है, ये फर्स्ट मेथड आज के लिए, वो है इको मेथड। अब ये इको मेथड में इको वर्ड का मीनिंग बच्चों ने छोटी क्लास में सुना होगा और हमारे डेली लाइफ में भी ये इको वर्ड का मीनिंग हम सुनते हैं। इको उस साउंड को कहते हैं जो किसी चीज से टकराकर हमें वापस सुनाई देती है। अगर आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हो, आप खुद ही जोर से शाउट करते हो और वो साउंड आपको कुछ सेकेंड्स बाद दोबारा सुनाई देती है, आपकी ही साउंड, दैट सेम साउंड विच यू लिसन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, दैट इज कॉल्ड योर इको। तो इस इको मेथड से यहां पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि फाइंड आउट किया जा सकता है किसी बहुत दूर, ये एक माउंटेन का एग्जाम्पल लिया गया है कि माउंटेन्स में इको बड़ी आती है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी देखी थी जिसमें एक कैरेक्टर था, वो हमेशा इको में बात करता था, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था कि विक्रांत भाई मनाली की वादियों में पैदा हुए थे, इसलिए उनकी हर साउंड वो खुद ही 3 बार बोल बोल कर ऐसा प्रिटेंड करते थे कि इको आ रही है। तो यहां पर उसी मेथड का यूज किया गया है। ये जो आपको एक बॉय दिखाई दे रहा है, उसके पास एक गन है और एक स्टॉप वॉच है। वो इस गन से फायर करेगा और जब वो फायर करेगा तो उस फायर की साउंड उसको सुनाई देगी। ये फायर की ओरिजिनल साउंड है, और ठीक उसी समय ये स्टॉप वॉच ऑन हो जानी चाहिए। द मोमेंट दिस बॉय फायर्स द गन, द स्टॉप वॉच इज ऑन, और उसके कुछ सेकेंड्स बाद उसको उस फायर का रिपीटिशन यानी इको सुनाई देगा। जैसे ही उस फायर का साउंड दोबारा उसको सुनाई देता है यानी इको सुनाई देता है, उसको अपनी स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है। ये एक्टिविटी 2 लोग मिलकर कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही बंदा गन फायर कर रहा है और वही स्टॉप वॉच ऑन ऑफ कर रहा है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन 2 लोग होंगे तो एक ने जैसे ही गन फायर की, स्टॉप वॉच उसी समय ऑन हो जानी चाहिए और सुनाई देगी थोड़ी देर बाद इको, तो वो स्टॉप वॉच ऑफ कर दिया। अब ये इको क्यों सुनाई दिया है? क्योंकि ये साउंड जो गन के फायर की साउंड है वो माउंटेन तक जाकर उससे टकराकर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस सुनाई दिया। सुनाई देने का यानी इको का रीजन क्या है कि वो साउंड किसी चीज तक जाकर उससे टकराकर उस ऑब्जेक्ट को हिट करके रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आपने सुना ही होगा वर्ड, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। अब जो टाइम इस स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड हो गया है,
वो टाइम है साउंड के माउंटेन तक जाने और वापस आने का। अगर आप इस टाइम को हाफ कर दें तो ये टाइम, इसे मैं टोटल टाइम जो रिकॉर्ड हुआ है उसको कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं, तो उसके हाफ को स्मॉल टी से डिनोट कर रहा हूं। ये वो टाइम है स्मॉल टी जो सिर्फ साउंड के, यानी फायर की साउंड के सिर्फ माउंटेन तक जाने का टाइम है। क्योंकि स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड हुआ है टकरा के वापस आने का टाइम भी, आपने उसको हाफ कर दिया। हाफ मतलब सिर्फ जाने का टाइम। अब ये टाइम रिकॉर्ड करने के बाद आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस फॉर्मूले को अगर सिंप्लीफाई या थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है आपने, ये तो बहुत आसान चीज है, सब बच्चे फॉर्मूला भी पहले से जानते हैं। ये तो 5th 6th में ही बच्चों को मैथ्स में और साइंस में ये फॉर्मूला सिखा दिया जाता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आपको यहां पर स्पीड की जगह स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू रखना है, जो मैं आपको बता देता हूं। एयर में स्पीड जो साउंड की होती है वो अप्रोक्सीमेटली 335 मीटर पर सेकेंड होती है, और साउंड की स्पीड वेरी करती है 330 से 335 मीटर पर सेकेंड के बीच में। एयर में, ये याद रखें, अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है, वाटर में अलग होगी और किसी और मीडियम में अलग। एयर में 330 मीटर पर सेकेंड से 335 मीटर पर सेकेंड के बीच में वेरी करती है, और ये वेरिएशन डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर एंड वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर। तो हम फिलहाल के लिए ये सपोज कर लेते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 335 मीटर पर सेकेंड, और यहां मल्टीप्लाई आप करोगे इस टाइम से जो साउंड को इस पर्सन से माउंटेन तक जाने में लगा है। तो मैं यहां स्मॉल टी रखूंगा, और जब स्मॉल टी यहां से आपने स्टॉपवॉच से पता लगा लिया था, कैपिटल टी रिकॉर्ड हुआ था, उसका हाफ कर लिया था, तो आपके पास स्मॉल टी ऑलरेडी है। और स्मॉल टी यहाँ वैल्यू रखने के बाद जब आप उसे 335 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस किस किस के बीच का, इस बॉय और इस माउंटेन के बीच का। यानी इस बॉय ने यहाँ माउंटेन तक जाए बिना, बीच में जंगल, नदी, पहाड़ बहुत कुछ है, ये सामने जो बड़ा सा माउंटेन दिख रहा है यहाँ तक जाए बिना कोई इंच टेप, कोई मीटर रॉड, क्योंकि मीटर रॉड वगैरह से यहाँ तक अगर वो ट्रैवल करेगा तो वो तो डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। हम सीख रहे हैं क्या, इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली उस चीज को, उस डिस्टेंस को मेजर नहीं करते, हम कोई ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं। जैसे कि आपने पिछले क्लास में ट्रायंगुलेशन मेथड भी किया, वो भी आप टावर को मेजर नहीं कर रहे थे किसी रॉड या किसी इंच टेप से, आप एक जगह बैठकर कुछ कैलकुलेशंस करके, एंगल पता लगा के, फॉर्मूला लगा के। तो इनडायरेक्ट मेथड में कोई ना कोई फॉर्मूला काम आता है, जैसे यहाँ ये फॉर्मूला काम आया। एक और मैं बात बता दूं बच्चों को, मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड, कि
ये मेथड से जो डिस्टेंसेस या जो भी कुछ चीजें आप मेजर करोगे ये एक्यूरेट उतने ज्यादा नहीं होते हैं, यहाँ एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशंस ही होते हैं। बट क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली मेजर करना डिफिकल्ट है, इसलिए ये मेथड्स मजबूरी में यूज करने ही पड़ते हैं। और आपको ऐसा नहीं कि ये प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे, जस्ट आपके सिलेबस में है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ क्या क्या मेथड्स यूज किए गए हैं, पुराने लोगों ने जो यूज किए हैं वो क्या क्या मेथड यूज किए गए हैं पुराने लोगों द्वारा। ठीक है जी। तो ये जो फर्स्ट मेथड, आज का फर्स्ट मेथड है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड है कि साउंड जाती है माउंटेन से टकराकर वापस आती है, तो साउंड का रिफ्लेक्शन है और वो हमें सुनाई देती है, और उस सुनाई देने की वजह से हम उसका जाने और आने का टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उस टाइम को हाफ कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मालूम हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड का एक्सप्लेनेशन था, काफी इजी है, कोई ऐसी हाई फाई साइंटिफिक रूल नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड मेथड की तरफ। यह है आज का हमारा सेकेंड मेथड, जिसका नाम है सोनार मेथड। अब सबसे पहले मेथड को जानने से पहले आपको सोनार वर्ड के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सोनार का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है सोनार का मीनिंग। सोनार असल में शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन बोलते हैं जिसको। एक पूरा टर्म जो है उसके लिए वो ये है, क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया है एग्जाम्स में। तो सोनार इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इस सोनार मेथड को समझने से पहले थोड़ी सी एक जनरल नॉलेज वाली आपको जानकारी दे देते हैं। जो हमारी साउंड होती है वो जब भी प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस से। दुनिया की हर साउंड के पीछे रीजन है वाइब्रेशन होना, किसी भी चीज में वाइब्रेशन होना। जब आप खुद भी बोलते हो तो अगर आप अपने थ्रोट पर, अपने गले पर हाथ रख के फिर कुछ बोलोगे तो आपको फील होगा कि आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट कर रही होती है। दुनिया में कोई भी साउंड वाइब्रेशन के बिना पैदा नहीं होती, और ये वाइब्रेशंस 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं किसी भी चीज में, वो उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस। और 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं उस काउंटिंग को एक स्पेशल यूनिट में मेजर किया जाता है जिसको हर्ट्ज कहते हैं, HERTZ। ये साइंटिस्ट के नाम पर है। तो पूरी स्टोरी आपको समझनी है सोनार मेथड सीखने से पहले। क्या है स्टोरी? कि कोई भी साउंड, चाहे वो आपकी हमारी साउंड हो, गन की साउंड हो, कोई भी साउंड हो, वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है और कोई ना कोई चीज वाइब्रेट करती है तब साउंड बनती है। आप कोई म्यूजिकल साउंड ही सुनेंगे तो गिटार इसका बेस्ट आपको एग्जांपल दिख सकता है। गिटार के वायर्स को आप स्ट्रिंग्स बोलते हैं, वायर ना बोलें, वायर बोलना अच्छा सा नहीं लगता। स्ट्रिंग्स को आप वाइब्रेट करते हो तब आपको साउंड सुनाई देती है। और 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस नंबर होते हैं, सिंपल काउंटिंग, 1 सेकंड में 20, 25, 30, 35 ऐसे कोई नंबर होता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को हर्ट्ज में नापा जाता है। अगर हम बोल रहे हैं
किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसका मतलब वो साउंड जिस वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो वाइब्रेशंस 1 सेकंड में 20 हो रहे हैं। अब आपकी सेकंड जो बात है वो ये कि ह्यूमन ईयर यानी ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, उसका जो कान होता है वो सिर्फ उस साउंड को सुन सकता है जिसमें 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के वाइब्रेशंस हो रहे हों। इस रेंज के वाइब्रेशंस वाली साउंड को ह्यूमन ईयर सुन सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है और उसमें वाइब्रेशंस 20 हर्ट्ज से कम है, यानी 1 सेकंड में 20 से कम वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो आपका कान, किसी भी इंसान का कान उसको नहीं सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो रहे हैं तब भी नहीं सुन सकता है। इस रेंज की साउंड को ऑडिएबल साउंड कहा जाता है और इससे कम वाली साउंड को इंफ्रासोनिक और इससे ज्यादा वाली साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। ट्वेंटी हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उससे बनने वाली साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। ये भी इंसान, ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते, हम आप नहीं सुन सकते, बट साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है और आपको सुनाई नहीं दे रही होती है। ये साउंड बैट्स यानी चमगादड़, रैट्स, इस तरह के कुछ जीव जंतु सुन पाते हैं। मतलब साउंड बन रही है लेकिन आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है जी, ये तो आपकी जानकारी हो गई साउंड के बारे में जो यहां यूज होनी है। अब हम अपने मेथड पर आते हैं। ये आप एक शिप देख रहे हो सामने फोटो में। यहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इस मेथड का जो आपको सिखाया जा रहा है। ये शिप है और ये सी है। शिप सी में सेलिंग कर रहा है। सेलिंग कर रहा मतलब कहीं जा रहा है। अब इस शिप से बैठे बैठे, अंदर ही बैठे बैठे शिप के अंदर, अगर किसी को पता लगाना है कि ये यहां तक लिखा क्या है, टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर, इस पानी की या समुद्र की गहराई कितनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर यहां पर भी बेस मिलेगा, सरफेस होगा, ग्राउंड होगा, उसके ऊपर ही तो पानी है। इस डेप्थ का यहां से यहां तक का मेजरमेंट इस मेथड से किया जाता है। इस शिप में एक मशीन लगी होती है जिस मशीन को सोनार ही कहते हैं, और वो मशीन यानी वो सोनार अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। और अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती तो है लेकिन सुनाई किसी को दे नहीं रहा होता। वहां पर इंसान जो है शिप के अंदर, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ वो मशीन प्रोड्यूस करती है और वो मशीन ही उस साउंड को वापस रिकॉग्नाइज भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है। तो यहाँ आप ये जो देख रहे हो, ये शिप के अंदर, क्योंकि शिप का थोड़ा सा हिस्सा पानी में अंदर डूबा हुआ है, शिप के अंदर ही एक ट्रांसमीटर है जिससे अल्ट्रासोनिक साउंड निकलती है और वो साउंड ट्रैवल करके यहाँ तक, डेप्थ ऑफ द सी तक जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपके इको मेथड में इस गन से निकला हुआ साउंड, गन के फायर का साउंड ट्रैवल करके माउंटेन तक जा रहा था। बस फर्क इतना है, ये वाला साउंड ह्यूमन बीइंग्स को, आपको और हमें सुनाई देता है, ये वाला साउंड आपको सुनाई नहीं देता है लेकिन जा रहा होता है और यहां टकराता है। और नॉर्मल साउंड की तरह बस इस साउंड में एक चीज है कि आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन बाकी सारी वही फैक्टर्स हैं, टकरा के वो वापस भी आता है। तो वापस आया साउंड, यहाँ इस बॉय ने, इस बालक ने, इस लड़के ने सुन लिया था। यहाँ पर उस वापस आने वाले साउंड को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन एक रिसीवर होगा जो उस साउंड को डिटेक्ट कर सकता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को। तो आपका ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया यानी भेजा एक सोनार यानी अल्ट्रासोनिक साउंड, और टकराकर वापस आया वो साउंड जब, तो रिसीवर ने
रिफ्लेक्टेड साउंड को रिसीव कर लिया। देख रहे हैं डायग्राम में। अब फॉर्मूला वही है, आपका ये जो रिसीवर है ये उस टाइम को रिकॉर्ड कर लेगा। यहां लिख देता हूं, इसने क्या रिकॉर्ड कर दिया, टाइम। कौन सा टाइम रिकॉर्ड कर दिया, अल्ट्रासोनिक साउंड के यहां तक जाके वापस आने का टाइम, जाने प्लस आने का टाइम। और आपने फिर उस टाइम को क्या करना है, हाफ कर देना है। जब आप ये जो टाइम इसने रिकॉर्ड किया है उसे हाफ कर दोगे, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, तो ये सोनार की मशीन खुद ही कर लेती है सब कुछ, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ। लेकिन जब शुरू शुरू में ये बनी थी मशीन तो बस वो टाइम रिकॉर्ड करता था, उस टाइम को इंसान हाफ करेगा। हाफ करने का मतलब सिर्फ साउंड के यानी अल्ट्रासोनिक साउंड के जाने जाने का टाइम आपको पता चल चुका है। यहाँ भी आपने वही किया था, इसीलिए मेथड साथ में पढ़ाए जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट बिटवीन दीज टू मेथड्स इज सेम, साउंड का जाना, टकरा के वापस आना, और टाइम को जो रिकॉर्ड हुआ है उसको हाफ कर देना। बस एक डिफरेंस है, यहाँ वाली जो साउंड है वो आपको सुनाई देती है, ऑडिएबल है इस वाले मेथड की, ये वाली आपको नहीं सुनाई देती, ये रिसीवर इसको डिटेक्ट करता है। अब टाइम आपने रिकॉर्ड कर दिया और रिकॉर्डेड टाइम को हाफ कर दिया। अब आप आ जाओ यहां पर, फिर से क्या फॉर्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और फिर उसी से स्पीड को मैं s लिख देता हूं, डिस्टेंस को मैं d लिख देता हूं, और टाइम को मैं क्या लिखता हूं, स्मॉल t। स्मॉल t क्यों, क्योंकि हम ये वाला कैपिटल T वाला टाइम नहीं यूज कर रहे हैं, हम उस कैपिटल T वाले टाइम को जो रिकॉर्ड हुआ है उसका हाफ यूज कर रहे हैं। ये वाला टाइम है हमारा सिर्फ यहां से तक जाने का। और अब इस फॉर्मूले को मैं यहां लिखूं अगर स्पेस, क्योंकि मैं इसको हटाना भी नहीं चाहता हूं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, जिससे आपको ये अलग से आइडेंटिफाई होगा। इस फॉर्मूले को मैं यहां लिखूं तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वही किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, पुराने मेथड जैसा ही है सब कुछ। बस साउंड वेव जो ऑडिएबल होती है, सुनाई देने वाली के बजाय अल्ट्रासोनिक साउंड है। अब ये आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं, वैसे अगर इस पर क्वेश्चन बेस्ड आया तो ये आपको गिवन भी होता है ये चीज, कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, चाहे वो अल्ट्रासोनिक हो या कोई भी, वाटर में स्पीड ऑफ साउंड अप्रोक्सीमेटली इतने मीटर पर सेकेंड होती है। जैसे एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी थी, 330 से 335 के बीच में, वाटर में अप्रोक्सीमेटली 1450 मीटर पर सेकेंड होती है। मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपने टाइम रिकॉर्ड किया था उसका हाफ किया था, स्मॉल टी, वो यहां लिखा जाएगा। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। कहां से कहां तक का डिस्टेंस, इस शिप से कहां तक का, यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। और शिप से यहां तक का डिस्टेंस ही ओशन की या वाटर की डेप्थ है। क्या लिखा है यहाँ, इस मेथड को यूज किया जाता है किस चीज के लिए, टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ ओशन। और एक ये और काम भी आता है वॉर शिप्स में। शिप कैसे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए शिप यूज किया जाता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इंसानों को घुमाने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्रूज शिप वगैरह जो होते हैं। और दूसरे नेवी के शिप होते हैं, वो नेवी के शिप लड़ाई में काम आते हैं। तो नेवी के शिप्स में ये लगता है किस वजह से, कि कई बार उस नेवी के शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए एनिमी का सबमरीन आ जाता है। यहाँ पर सबमरीन जो पानी के नीचे ट्रैवल करता है, हिंदी में पनडुब्बी बोलते हैं, इंग्लिश में सबमरीन बोलते हैं। और सबमरीन पानी के अंदर होता है, इसलिए शिप को वैसे तो, शिप पर जो लोग हैं उनको तो वैसे दिखाई तो देगा नहीं। ये जो है ये सबमरीन है, और ये सबमरीन यहाँ से इसको शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है टॉर्पीडोज छोड़ के।
मिसाइल जो होती है वो एयर में ट्रैवल करके किसी मिसाइल किसी पर छोड़ के किसी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ सबमरीन से छोड़े जाने वाली मिसाइल को टॉर्पीडो बोलते हैं। तो टॉर्पीडो से इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जो सोनार मशीन लगी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वाली, ये इसका भी पता लगा लेती है। क्योंकि क्या होगा, जब सोनार से अल्ट्रासोनिक वेव निकलेगी तो वो इससे टकरा के थोड़ी जल्दी वापस आ जाएगी, और जल्दी वापस आ गई जितना वो पहले देर में आ रही थी, तो इनको पता चल जाएगा नीचे ये यहाँ पर ये जो ग्राउंड है इससे पहले कोई और ऑब्जेक्ट है। कई बार बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइसबर्ग हैं जिससे टकरा के टाइटैनिक नाम का फेमस पैसेंजर जो शिप था वो डूब गया था, क्रूज शिप। तो वो आइसबर्ग्स को भी लोकेट कर सकता है ये सोनार। इसका ये फायदा रहता है, बहुत काम आता है। सोनार के बिना तो शिप ट्रैवल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस सबमरीन और टॉर्पीडो वगैरह इस सारी जानकारी को अगर और थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज को एनहांस करना है तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर हम उस जनरल नॉलेज के बारे में और ज़्यादा नहीं जाएंगे गहराई में, बट हाँ मूवीज़ के बारे में, इसके बारे में बात की थी ना मैंने अभी कि ये इको सुनाई देने के पीछे एक मूवी है, इसके पीछे भी एक बड़ी सीरियस मूवी, बहुत अच्छी मूवी बनी है। अभी थोड़े दिन एक दो साल पहले ही आई है, गाजी अटैक करके एक मूवी है जिसमें शिप, सबमरीन और दो सबमरीन्स की आपस की लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की वो दिखाई गई है। तो वहाँ आप देखोगे तो बार बार ये वर्ड यूज किया गया है, सोनार कॉन्टैक्ट हुआ, टॉर्पीडो लॉन्च किया, ये सब उनके पूरे टेक्निकल वर्ड्स बार बार यूज होते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी होती है तो अच्छा रहता है बस। बाकी आपके फिजिक्स में जितनी आपको ये जानकारी बताई गई वो मोर देन एनफ है। और कैसे फाइंड आउट करते हो आप किसी डिस्टेंस को, नॉट बाय एक्चुअली मेजरिंग दैट डिस्टेंस। अब समुद्र की गहराई के लिए कोई पानी में यहाँ से उतर के यहाँ तक तो जाएगा नहीं, इंच टेप लेके कूद के यहाँ पर जाए और मेजर करे। तो साइंटिस्ट लोगों ने, कुछ समझदार लोगों ने कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसी मशीनें, ये सब चीज़ें डेवलप करी जिससे जो डिस्टेंस एक्चुअली प्रैक्टिकली डायरेक्टली मेजर नहीं किए जा सकते उनको इनडायरेक्टली मेजर करा जा सके। अब इसी कॉन्सेप्ट पर और भी दो मेथड्स हैं जिनके लिए हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं और दो नए मेथड्स की तरफ। तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट दो नए और मेथड्स की तरफ। ये आपको दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, ये सब इनडायरेक्ट मेथड्स ही हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो पहले आप 1 और 2 मेथड पढ़ चुके हो, अब ये थर्ड मेथड देखें, नाम है इसका लेजर मेथड। अब इस लेजर के बारे में भी एक बात जान लें। जैसे सोनार एक शॉर्ट फॉर्म था, एक एब्रिविएशन था किसी पूरे वर्ड का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऐसे ये लेजर भी शॉर्ट फॉर्म है। और आपको इसका फुल फॉर्म पहले दिखाते हैं, फिर ये मेथड समझाया जाएगा। तो ये है आपके सामने लेजर का फुल फॉर्म। क्या है ये फुल फॉर्म? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, LASER। ये फुल फॉर्म भी बच्चों को याद करना चाहिए, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। व्हाट डज लेजर स्टैंड्स फॉर? राइट द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, इस तरह से। तो ये आपको याद करना है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। अब इस लेजर मेथड से क्या किया जा रहा है वो आप डायग्राम में देख रहे हो। ये आपकी अर्थ है, यहां पर आप हो, और ये है मून। और ये जो आप देख रहे हो ये एक पावरफुल टेलीस्कोप जैसी मशीन है जिससे लेजर लाइट निकलती है। लेजर लाइट जो ये इस टेलीस्कोप से निकलती है वो तो बहुत पावरफुल होती है, इसीलिए मून तक भी पहुंच जाती है। लेकिन आप
अगर लेज़र लाइट कैसी होती है देखना चाहते हो तो आप किसी स्टेशनरी शॉप पर, थोड़ी भी ठीक ठाक सी स्टेशनरी शॉप पर जाते हो तो आपको 40 या 50 रुपीज़ में एक की चेन मिल जाता है जिसमें एक छोटी सी सिलेंड्रिकल टॉर्च जैसी होती है, पेन जितनी मोटी या पेन जैसे जितने डायामीटर की, और पेन से आधे यानी हाफ साइज की एक छोटी सी टॉर्च जैसी होती है। उसको अगर आप ऑन करोगे, उसमें बटन सेल डलता है, वही सेल जो वॉच वगैरह में डलता है, रिस्ट वॉच में, उसको ऑन करोगे तो एक आपको पतली सी रेड कलर की लाइट की बीम उससे निकलती दिखाई देगी, वो लेजर लाइट होती है। लेकिन वो छोटी टॉर्च होती है तो उसकी लेजर जो बीम है, जो उसकी रोशनी है, वो बहुत दूर तक नहीं जाती, उतनी दूर नहीं जाती, मतलब नॉर्मल टॉर्च से तो ज़्यादा दूर जाती है। तो वैसी एक बड़ी पावरफुल सी टेलीस्कोपिक लेजर लाइट एमिट करने वाली एक टॉर्च यहाँ पर होगी। प्रॉपरली दिखे इसलिए मैंने काफ़ी बड़ी सी यहाँ पर बना दी है। और इससे एक लेज़र बीम, देख रहे हैं ये एरो दिखा रहा है, लेज़र लाइट या लेज़र बीम मून की तरफ फेंका जाता है। और यहाँ पर भी एक चीज़ है कि जब ये लेज़र टॉर्च ऑन करेंगे ना, और ये इससे लेज़र बीम निकलना शुरू होगा, यानी लेज़र टॉर्च का आपको इस टेलीस्कोपिक लेज़र टॉर्च का बटन स्विच ऑन करेंगे, वैसे ही आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। अब तो आपको अलग से स्टॉप वॉच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ साल पहले तक अलग से खरीदनी पड़ती थी स्टॉप वॉच, अब तो मोबाइल में होती है। तो आपने ये स्टॉप वॉच ऑन करनी है जैसे ही आप लेज़र टॉर्च ऑन करोगे। और होगा क्या, आपको एकदम से उस लेज़र बीम का यहाँ पर स्पॉट विजिबल नहीं होगा। जैसे आप नॉर्मली किसी अपने आसपास की चीज़ पर लेज़र टॉर्च डालोगे तो उसका स्पॉट आपको ऑन करते ही सामने वॉल पर दिख जाएगा। किसी वॉल पर अगर आपने लेज़र टॉर्च जैसे डाली हुई, जो की चेन वाली मैं बता रहा हूँ, तो एकदम ऑन करते ही आपको वहाँ पर एक रेड कलर का स्पॉट दिखेगा और लेज़र लाइट का। लेकिन मून पर एकदम से नहीं दिखेगा वो, क्योंकि मून काफ़ी डिस्टेंस पर है। ये स्पॉट आपको दिखता क्यों है? रिफ्लेक्शन की वजह से। दुनिया में कोई भी चीज़ विजिबल तब होती है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक आती है। तो यहाँ क्योंकि मून बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए ये स्पॉट आपको एकदम से विजिबल नहीं होगा, क्योंकि लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने और इस मून पर टकराकर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आने में कुछ सेकेंड्स लगते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कि आधा घंटे बाद दिख रही है, लेकिन कुछ सेकेंड्स लगेंगे। तो आपने क्या करना है, जैसी लेज़र टॉर्च आपने ऑन करी, स्टॉप वॉच भी ऑन करनी है, और कुछ सेकेंड्स बाद जैसे ही आपको मून पर उसका स्पॉट विजिबल होता है, आपको इस स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है। टिक मार्क लगाया मैंने ऑन के लिए, क्रॉस लगा दिया ऑफ के लिए। ऑन कब की स्टॉप वॉच? जब लेज़र टॉर्च ऑन की। और ऑफ कब करनी है? जब आपको यहाँ पर स्पॉट विजिबल हो जाए। स्पॉट विजिबल होते ही स्टॉप वॉच ऑफ कर दिया अगर आपने, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया है क्या? वो टाइम जो इस लेज़र लाइट को मून तक जाकर वापस आने में लगा है, और उस टाइम को आप कैपिटल टी से डिनोट करोगे। अब वही काम करना है जो आप अब तक करते आए हो पिछले 2 मेथड्स में। आप इस टाइम को हाफ कर दोगे तो आपके पास स्मॉल टी, ये जो टाइम आएगा, ये सिर्फ लेज़र लाइट के यहाँ से मून तक सिर्फ जाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड हुआ है वो जाने प्लस आने का टाइम है। वो रिकॉर्ड होने के बाद टाइम को हाफ किया, अब आपके पास ये स्मॉल टी लाइट के अर्थ से मून तक जाने का टाइम है। और आप फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है जो आप अब तक करते आए हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
या डिवाइडेड बाय टाइम, और फिर आप और करके लिखोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब सारे बच्चे जानते हैं कि लेजर लाइट हो या कोई भी लाइट हो, लाइट की स्पीड जिसे c से भी डिनोट किया जाता है, एयर या वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नहीं जानते हैं तो अब याद कर लो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोटेशन उसका c भी होता है, लेकिन यहाँ आप स्पीड की जगह लाइट की स्पीड डाल दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम की जगह आपने स्मॉल t डालना है, जो रिकॉर्डेड टाइम का हाफ आया था। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक लाइट की स्पीड मल्टीप्लाइड बाई सिर्फ जाने जाने का टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको डिस्टेंस मिल गया है। और ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का मिल गया है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी आपने अर्थ से मून का डिस्टेंस मालूम कर लिया है बिना वहां जाए। इन चारों मेथड्स में कॉन्सेप्ट एक ही है, और वो कॉन्सेप्ट मालूम क्या है? यहां लिखता हूं मैं। कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन। फर्स्ट मेथड में, जो आपका फर्स्ट मेथड था, उसमें ऑडिएबल साउंड किसी चीज से टकरा के वापस आ रही थी। सेकेंड मेथड में अल्ट्रासोनिक, जो आपको सुनाई नहीं देती, वो साउंड टकराकर वापस आ रही थी। थर्ड मेथड जो आप यहां देख रहे हो लेजर मेथड में, उसमें क्या चीज टकराकर वापस आ रही है? लाइट, जो आपको दिखाई देती है। फॉर्मूला भी अब तक जो तीनों मेथड्स पढ़ा है उसमें एक ही है, और मेथड भी सब कुछ एक ही है, बस जो चीज टकराकर वापस आती है वो अलग अलग है। कभी साउंड, कभी अल्ट्रासोनिक साउंड, कभी लाइट। तो उम्मीद करते हैं ये वाला मेथड भी बच्चों को समझ में आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट मेथड पर। लास्ट मेथड का नाम ये लिखा हुआ है, और इसको मैं 4 लिख देता हूं। क्या लिखा है ये पढ़ने में आ रहा है? RADAR, रडार, रडार मेथड। ये हमारा आज का लास्ट और इन सारे मेथड्स में 4th मेथड है, रडार मेथड। और ये भी सोनार की तरह, लेजर की तरह है, रडार भी शॉर्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको रडार का फुल फॉर्म बताते हैं, फिर रडार का थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाला ओवरव्यू बताते हैं, और फिर आपको ये मेथड समझाते हैं। देखने में पता चल ही रहा होगा, तो दिखाते हैं आपको ये मेथड। तो ये आपके सामने पेश है रडार का फुल फॉर्म। क्या है फुल फॉर्म रडार का? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये जो रडार लिखा है, इस मशीन को ही रडार बोल देते हैं, और इस मेथड को रडार मेथड बोलते हैं। ये आज का 4th मेथड है हमारा, और लास्ट भी। तो ये मशीन जो आपको देख रहे हैं, डिश एंटीना जैसा लग रहा है। ये जो चीज एमिट करती है वो होती है रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स विजिबल नहीं होती हैं। आपकी जो मोबाइल जिस रेडिएशन से सिग्नल मिलता है उसको, और जिससे वो वर्क करता है, वो भी रेडियो वेव्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर काम आती हैं। तो ये जो मशीन है जिसका नाम रडार है और फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये भी आपको याद करना है। ये मशीन रेडियो वेव्स छोड़ती है। ये देखो, ये जो एरोज जा रहे हैं
नीचे लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्स। ये रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। और ये आप देख रहे हो एक प्लेन, ये रडार जनरली प्लेन्स को ही लोकेट करने के काम आता है और प्लेन किस हाइट पर उड़ रहा है ये भी बता देता है। कोई एनिमी प्लेन टेरिटरी में आता है वो भी बता देता है। अपने प्लेन्स कहाँ कहाँ हैं एयर में, उनकी लोकेशन को लोकेट कर सकता है, उनकी पोजीशन। प्लेन अगर क्रैश होता है सबसे पहले तो रडार से उसका सिग्नल टूट जाता है, तो रडार उसको लोकेट नहीं कर पाता, इसका मतलब वो गायब हो गया कहीं। तो कैसे करता है रडार ये काम? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्स, जिसको रेडियो वेव्स भी बोलते हैं, ये रेडियो वेव्स एमिट करता है और वो रेडियो वेव्स इस प्लेन से टकराकर वापस आती है और वापस आने वाली पल्स को ये रिसीव करता है। जैसे सोनार छोड़ रहा था साउंड वेव्स, ये कौन सी वेव्स छोड़ता है? रेडियो वेव्स। सोनार की साउंड वेव्स सुनाई नहीं देती, रडार की रेडियो वेव्स दिखाई नहीं देती, लेकिन इन रेडियो वेव्स की स्पीड भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। लाइट की स्पीड से चलती है रेडियो वेव, भले दिखाई ना दे। तो रेडियो वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड जैसी होती है, तो वैल्यू आपको पता है। अब इन रडार्स में ये सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है कि वो जो टाइम है जो इस वेव को इस प्लेन तक जाके वापस आने में लगा है, वो टाइम ये ऑटोमेटिकली खुद ही रिकॉर्ड कर देता है और उस टाइम को खुद ही ऑटोमेटिकली हाफ भी कर देता है। हाफ क्यों करते हैं हर बार? कि जो रिकॉर्ड हुआ है टाइम वो जाके वापस आने का है, हमें तो सिर्फ जाने जाने का टाइम चाहिए। और फिर आप क्या करोगे? वैसे तो ये मशीन खुद ही कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक होती है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो ये काम कैसे करती है, तो वही फॉर्मूला है जो आपको बार बार दिखाया जा रहा है। समझ में आ गया होगा बच्चों को कि मैं क्या करने वाला हूँ, बट फिर भी कोई ये ना कह पाए कि पूरा नहीं बताया था इसलिए लिख रहा हूँ, वरना ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। इसलिए स्पीड की जगह आपको रडार से निकलने वाली रेडियो वेव्स की स्पीड लिखनी है, जो रेडियो वेव्स की स्पीड बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। और टाइम ये लिखना है स्मॉल t, जो रिकॉर्डेड टाइम जाने आने के टाइम का हाफ। और अब इसको मल्टीप्लाई जब आगे टाइम को स्पीड से, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा ग्राउंड से कितनी हाइट पर या कितने डिस्टेंस पर कोई प्लेन उड़ रहा है। तो ये आपने 4 यानी 4 इनडायरेक्ट मेथड सीख लिए हैं, और ये सारे मेथड्स एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। अभी मैंने बताया रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस आना, पहले में साउंड वेव सुनने वाली ऑडिएबल, दूसरे में अल्ट्रासोनिक बिना सुनाई देने वाली, तीसरे में लाइट टकरा के आई है दिखाई देने वाली, फोर्थ में भी ये लाइट ही तो है एक तरह से, जब स्पीड 3 × 10⁸ है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती, रेडियो वेव्स कहते हैं इसको। फॉर्मूला भी सब में एक है, टाइम का हाफ भी सब में एक ही किया गया है। ये सारे मेथड्स रिफ्लेक्शन मेथड्स हैं और सारे मेथड्स आपको प्रॉपरली सिखा दिए गए। तो आपका इनडायरेक्ट मेथड फॉर लार्ज डिस्टेंसेस का रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सारे मेथड्स कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अगली क्लास में आपको और कुछ नए मेथड्स बताएंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड। ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।